नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। विधानसभा में 3 वरिष्ठ पत्रकारों के निधन पर शोकोद्गार प्रकट। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया वक्तव्य। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान अटल आदर्श विद्यालय से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, तय तो बहुत कुछ किया है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय बहुत कुछ किया, पर किया कुछ नहीं। आज क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर हिमाचल प्रदेश पूरे जो देश के राज्य है उसमें 18वें स्थान पर पहुंचा है। ये आपकी गलतियां हैं, ये आपकी गलतियां हैं। और एक और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी वजह से हुआ ये। आज ये जो हमने स्कूल बंद किए जिसमें टीचर ही नहीं था, इन्होंने तो और भी खोल दिए थे। तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र में ड्रास्टिक चेंजिंग लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम जहां भी अपने स्कूली बच्चों को अच्छी शिक्षा, ग्रेजुएशन लेवल पर अच्छी शिक्षा, यूनिवर्सिटी लेवल पर अच्छी शिक्षा, नए कोर्सेज, चाहे एआई है, चाहे मशीन लर्निंग है, चाहे डाटा साइंस है, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और 18 महीने में ये परिणाम है कि हम क्वालिटी एजुकेशन में जो 18वें स्थान पर है उसमें और स्ट्रेंथनिंग करने की हमें जरूरत है। और जहां भी अटल जी के नाम से जो भी स्कूल खुले हैं, हम देश के किसी भी प्रधानमंत्री के नाम से खुले हुए स्कूलों को ना तो बंद करने जा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार से उसमें किसी पैसों की कमी रखने जा रहे हैं। 40 करोड़ में एक स्कूल बन गया। हमने जो नई पॉलिसी लाई है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से हमने लाई है। बच्चे को पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हाई एंड एजुकेशन देंगे, हाई एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन से आगे बढ़ेंगे। अब किसी चीज को परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगता है। आपके जो स्कूल है उनको भी चलाने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि विनोद जी ने पूछा, जैसे जैसे काम खत्म होता है हम पैसे देते हैं। 19 करोड़ रुपया इनके धर्मपुर के मेरिट मड़ी कॉलेज में मड़ी स्कूल में खर्च हुआ था इनके समय। हमारी सरकार आई, हमने देखा 21 करोड़ रुपए की और पेमेंट वहां मड़ी स्कूल में हमारी सरकार ने की। विनोद जी के स्कूल में है, विनोद जी के स्कूल में जो काम रुका है, क्यों रुका है या चलना है, उसमें भी हम पैसे दे रहे हैं। तो जो और तीसरा स्कूल कुटलैड़ में है, कुटलैड़ में भी है। हम चाहेंगे कि जो आपके स्कूलों के पैसे वो हम देंगे, लेकिन जो हाल शिक्षा का आपकी सरकार करके गई है उसमें सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं आपको इस विधानसभा के पटल के से आश्वासन देना चाहता हूं, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा स्तर में व्यापक फेरबदल की जरूरत है और ये ड्रास्टिक चेंजिंग विपक्ष भी हमें साथ दे, ताकि जो भविष्य की युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास से लबोलब भरे हों। इस प्रकार की शिक्षा नीति में हम बदलाव करने जा रहे हैं। प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारी सरकार जब से आई पूरी पारदर्शिता से हर काम कर और हमारा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया। व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप प्रतिपक्ष के जो नेता हंस रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय के कौन एक्साइज मिनिस्टर होंगे जिन्होंने इस प्रदेश को, आर्थिकी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बड़ा दुख होता है जब प्रदेश के खजाने को लुटा दिया जाता है। मैं ये बात माननीय सदस्य, नीलामी और निविदा प्रक्रिया वर्ष में जो आपके समय होती थी, 5-4 बरस आपने 4 बरस ठेकों को रिन्यू किया। कौन एक्साइज मिनिस्टर थे, आप उनसे जानकारी जरूर लेना। 4 साल में जो इनके समय कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुए, 485.15 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। कितने साल में? 4 साल।
और एक मैं आपके पहले ना अपना घोटाला बोला, उसके बाद दूसरी बातों का भी जवाब में आ रहा हूं। और जब हमारी सरकार ने नीलामी की एक वर्ष में, तो 450 करोड़ रुपए की बढ़त हुई एक साल में। आपके पिछले 5 साल में, 4 साल तो आपने रिन्यू किए, एक साल आपने भी नीलामी की, सिर्फ 665 करोड़ 42 रुपए आए। 5 साल में 665 करोड़ रुपए बयाली हुए। ये मैं रणधीर जी जो महाघोटाला होता रहा, और हमारी एक साल में ये 485.18 करोड़ रुपए आए। ठीक है, अब आपकी दूसरी बात है, जो शराब के ठेकों की नीलामी कई प्रकार से की जाती है। जैसे पहले साल इन्होंने की, उसके बाद 4 साल रिन्यू किया। जब हमारे पास पॉलिसी की बात आई, क्योंकि पिछले साल जब नीलामी हुई काफी ज्यादा रिजर्व प्राइस चला गया, और जब रिजर्व प्राइस चला गया तो हमने शराब के ठेकों की नीलामी की, और बिल्कुल पारदर्शिता। जब नीलामी होती है कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये प्रक्रिया कोई ये नहीं है कि 2 दिन के अंदर टेंडर बंद कर दी जाते हैं। ये प्रक्रिया 3 मार्च से शुरू होती है, ऑनलाइन शुरू होती है, रेट डिपिक्ट कर दिए जाते हैं, रेट डाल दिए जाते हैं, और 31 मार्च तक लगातार की जाती है। रिजर्व प्राइस को भी पिछले साल की तुलना में देखकर रखा जाता कि किस ठेके में कितनी होनी है। ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, हमने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवाई, नेशनल लेवल के अखबारों में व्यापक पब्लिसिटी की गई, और इससे भी इस जो नीलामी हुई है, जब पूरे प्रदेश की नीलामी होती है तो कोई ठेकेदार सारी जगह नहीं होते, कुछ ठेकों में रिजर्व प्राइस से ज्यादा आती है। रिजर्व प्राइस को भी कैलकुलेट 7 या 8% की इन्फ्लेशन के साथ रिजर्व प्राइस रखा जाता है। पिछले साल का रिजर्व प्राइस नहीं है ये, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद जो इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो अच्छी हो रही है। अभी के क्वार्टरली में नूरपुर में जो आप कह रहे थे 7 बार ऑक्शन किया गया, उन्ना में 7 बार ऑक्शन किया गया, क्योंकि पिछली बार उन्होंने उसमें ज्यादा रेट डाल दिया था, इसलिए वहां कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं आ रहे थे। चंबा में 6 बार किया गया, कांगड़ा में 8 बार किया गया, शिमला में 9 बार किया गया। ये 9 बार करने के बाद तभी इस रिप्लाई में हमने आपको स्पष्टता से बताया। तो इस प्रकार की नीलामी से अभी हमारे अगले साल भी हमें रेवेन्यू बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। पूरे हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को यूनिट मानकर राजस्व अर्जित किया जाता है। तो ये जो महाघोटाला हुआ है, जिस भी एक्साइज मिनिस्टर ने किया, जो रणधीर जी बोल रहे हैं, हमारे यहाँ सरकार में घोटाला नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जहां भी कम प्राइस आया है पूरी स्टेट का जब हम राजस्व एकत्रित करके देखेंगे तो इसमें वृद्धि होगी। पारदर्शिता हमारी सरकार का प्रमुख अंग है। आज विधानसभा में 3 वरिष्ठ पत्रकारों स्वर्गीय श्री गौरव बिष्ट, श्री आनंद बोध व श्री बिपिन काला के निधन पर शोकोदगार प्रकट किए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोकोदगार प्रकट करते हुए कहा, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के प्रमुख संवाददाता श्री गौरव बिष्ट जी का कल 28 अगस्त 2024 को लगभग 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म 16 नवंबर 1974 को हुआ था। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए भी अत्यंत दुख हो रहा है कि इससे पूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सहायक संपादक श्री आनंद बोध जी का 7 जुलाई 2024 को लगभग 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका जन्म 22 फरवरी 1974 को हुआ था। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता श्री बिपिन काला जी का 15 जून 2024 को लगभग 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका जन्म 18 सितंबर 1966 को हुआ था। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री गौरव भी, श्री आनंद बोध तथा श्री बिपिन काला ने पत्रकारिता के क्षेत्र में
उच्च मापदंडों को अपनाकर निर्भीक होकर इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी है। उनके इस क्षेत्र में दिए गए योगदान को पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियां हमेशा मार्गदर्शन के रूप में लेगी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री गौरव बीस, श्री अनंत बोध तथा श्री विपिन काला की पत्रकारिता के क्षेत्र में दी गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस पुण्य क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर वक्तव्य देते हुए कहा, प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपए थी, वह इस वर्ष 1,800 करोड़ रुपया कम होकर 6,258 करोड़ रुपया हो गई है। अगले वर्ष 2025-26 में यह 3,000 करोड़ रुपया और कम होकर 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगी। पीडीए की लगभग 9,042 करोड़ रुपए की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लगभग 9200 करोड़ रुपया पीएफआरडीए से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2,500 से लेकर 3,000 करोड़ रुपए की आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल करने के कारण हमारी बोरिंग भी लगभग 2,000 करोड़ रुपए से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं इस सम्मानीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते दो माह तक विलंबित करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूं। आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। आज हम मुख्यमंत्री है, कल कोई और मुख्यमंत्री हो, लेकिन प्रदेश की आर्थिक को अगर इस दशा पर छोड़ देंगे तो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार कहां से पैदा होगा, नई योजनाओं पर कहां से धन आएगा, शिक्षा का स्तर जो कि गुणात्मक शिक्षा के स्तर पर हम 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हेल्थ सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हमारी सरकार इस सभी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। राजस्व में किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, समाज के सभी वर्गों का कैसे ख्याल रखना है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार जो सरकारी धन है उसको कैसे पहुंचाएगी, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने मंत्रिमंडल में चर्चा की। मंत्रिमंडल के चर्चा के बाद सभी मंत्रियों ने ये कहा कि हमें प्रदेश का हित पहले देखना है, प्रदेश को आत्मनिर्भर हमने बनाना है। लेकिन जिस प्रकार पिछले 5 साल में प्रदेश के धन को लुटा दिया गया, वो बड़ी शर्मनाक बात है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। हम अपनी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उनके बढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। जिसकी सरकार बने अभी 1 महीना हो और वो सरकार 1 महीने के अंदर ये फैसला करती है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दिया जाए। हमने उस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया, इसलिए किया कि बुढ़ापे में उनको हर महीने अश्योर्ड इनकम मिलती रहे।
और उसके कारण भी केंद्र सरकार ने हम पर कई प्रकार की प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहता हूं। जो नई पेंशन स्कीम आई है उसमें 10% सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अपना शेयर डालना पड़ेगा। हम उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई शेयर नहीं ले रहे हैं। हमने कहा है सरकार का कर्मचारी, सरकार का अधिकारी जो भी होगा, उस सरकार के कर्मचारी और अधिकारी को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं पीड़ा को जानता हूं। मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है। और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, कभी एक महीने ट्रेजरी कम होती है, एक महीने ज़्यादा आती है, और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार हो रहा है, चाहे बिजली सेक्टर में सुधार हो रहा है। अभी पिछले कल ही हमने बिजली सेक्टर में सुधार के लिए जो होटल को 1 रुपया सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, यानी कि सरकार होटलों को भी सब्सिडी देती है, बड़े बड़े होटलों को भी सब्सिडी देती है। अब जो 5 स्टार होटल है उनको भी हमें 1 रुपया सब्सिडी देते हैं। मैंने पिछले कल ही उस सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि किसी को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी कमर्शियल में। और जो गरीब आदमी है 125, उस पर हमने अभी डोमेस्टिक पर फैसला नहीं किया है, ये स्टेज 1 का फैसला है। स्टेज 2 में और कौन कौन से सेक्टर है उस पर हमारी सरकार फैसला करेगी। इस दृष्टि से आज हमने ये ऐलान किया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।